हेलो गाइस, ये लेक्चर नंबर 14 और फंगी के अंदर आज हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज और साथ में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज और सोमेटोगैमी वगैरह हम पढ़ेंगे, इनका जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 11th नहीं देखा है, 12th नहीं देखा है, 13th नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। 12th और 13th के अंदर हम बात करते हैं फंगी के बेसिक कैरेक्टर। वो मेरे रिकमेंडेशन है कि आप वो पहले देख लें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक मिलती है, एस्परजिलस नाइगर जिससे सिट्रिक एसिड मिलता है, क्लेविसेप एलएसडी एक ड्रग है जो हेलुसिनेशंस कॉज करता है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में काम में आता है और काफी सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इस पे हो रखे हैं, तो इसे ड्रोसोफिला ऑफ फंगी किंगडम भी कह देते हैं क्योंकि ड्रोसोफिला के ऊपर भी अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट हुए, न्यूरोस्पोरा के ऊपर भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मोर्शेला मोरल्स और ट्रफल्स ये दोनों के दोनों एडिबल हैं, मोरल्स और ट्रफल एडिबल हैं। ईस्ट इकलौती यूनिसेलुलर फंगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ईस्ट प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखी गई बल्कि ये एक फंगस के अंदर क्यों रखी गई है, क्योंकि ये यूकैरियोट है, ऊपर से यूनिसेलुलर है, तो आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन में इसको रखा जाना चाहिए था प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन इसको फंगी माना गया है। तो क्यों माना गया है ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एस्कोमाइसिटीज की, खास बात है कि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, तो ये पिगमेंटेड क्लास ऑफ फंगी कहलाती है। ये वो वाले पिगमेंट नहीं है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, नहीं, ये बेसिकली कलर वाले पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। अगर मैं बात करूं हैबिट या हैबिटेट की, हैबिट या हैबिटेट की, तो ये सेप्रोट्रॉफिक है, ये पैरासिटिक है और ये कॉर्पोफिलस भी है। व्हाट इज कॉर्पोफिलस? जिसे गोबर पसंद हो, डंग लविंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बेसिकली जो एस्कोमाइसिटीज होती है इन्हें सेक फंगी के नाम से जाना जाता है। तो सेक फंगी इनका नाम कैसे पड़ा, ये सारी बातें हम करेंगे। तो बेसिकली जो एग्जांपल्स वगैरह हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। रिप्रोडक्शन माइसीलियम सेप्टा वगैरह की बात करते हैं, तो आइए सर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और हम बात करेंगे इसके माइसीलियम के बारे में। इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है। आओ जरा इसका सेप्टा समझते हैं। देखो ये हाइफा, इसमें ये सेप्टा है, ये सेप्टा है और बीच में आपको ये पोर जैसा कुछ नजर आएगा, ये न्यूक्लियस। अब ये जो है पोरस सेप्टा इसके अंदर देखने को मिलता है। इस पोरस सेप्टा से साइटोप्लाज्म की मूवमेंट पॉसिबल है और न्यूक्लियस की मूवमेंट यहां से पॉसिबल नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है उसकी मूवमेंट यहां से नहीं हो सकती, तो मैं यहां काटा मार रहा हूं। साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है, पोरस सेप्टा है, बेसिकली सेप्टेट यहां पे माइसीलियम देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो क्या इसके अंदर वेजिटेटिव में अगर मैं बोलूं तो वेजिटेटिव के अंदर आपको यहां पे फिजन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर अगर कोई स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसमें फिजन देखने को मिल सकता है। यहां पे बडिंग देखने को भी मिलता है, तो यहां पे आपको बडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, तो फिजन बडिंग। इसके अलावा बाकी फिलामेंटस हैं तो फ्रेगमेंटेशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बडिंग और फिजन ये दोनों ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, यानी सिर्फ ईस्ट में देखने को मिलेंगी ये दोनों ही चीजें। ठीक है, अगर मैं स्पोर्स की बात करूं तो जैसा लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था, तो स्पोर्स यहां पे कौन से वाले बनते हैं? कोनिडिया, यानी कोनिडियो स्पोर्स यहां देखने को मिलते हैं और ये एक्सोजिनसली बनते हैं। तो यहां पे जो एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर्स, ये एक्सोजिनसली आपको मिलेंगे। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सोजिनस मेथड से फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप लेक्चर नंबर 12 देख सकते हैं जाके। ठीक है, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसपे मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाना है इसका।
बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रो। तो सेक्सुअल रिप्रो में जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये, पहली बात तो इसके अंदर गैमेटेंजियल कांटेक्ट देखने को मिलता है। गैमेटेंजियल कांटेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा यहां पे सोमैटोगैमी देखने को मिलती है। तो आओ जरा सोमैटोगैमी मैं स्पेलिंग ठीक लिख देता हूं, सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी की बातें करते हैं। देखो सोमैटोगैमी एनसीईआरटी ने प्रॉपरली समझा रखी है। हाँ थोड़ा सा डिटेल कम है लेकिन ओवरऑल समझा सारी रखी है। तो अगर आपको पूरी तरीके से एस्को और बेसिडियो ढंग से पढ़ना है तो आपको सोमैटोगैमी दोनों की आनी चाहिए। और इसी में हम समझेंगे कि एस्कस क्या होता है और एस्कोकार्प क्या चीज है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग माइसीलियम होंगे, दो अलग अलग स्ट्रेन या जीनोटाइप वाले माइसीलियम होंगे, स्पीसीज सेम रहेगी। तो ध्यान रखने वाली बात कि ये जो है अलग अलग है माइसीलियम। छोटा सा लिख देता हूं यहां पे। अब इन दोनों की ये सेल जो है आपस में एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। तो यहां पे होगा प्लाज्मोगैमी। पूरी की पूरी बॉडी हैप्लॉइड है, पूरी की पूरी बॉडी हैप्लॉइड है। तो मान लो यहां हो गया प्लाज्मोगैमी। तो ये दो न्यूक्लियस हो गए, बाकी ये सिंगल सिंगल न्यूक्लियस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसे हम क्या बोलेंगे, डायकैरियन। ठीक है। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो चलो स्ट्रक्चर डेवलप करवाते हैं। तो यहां पे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अगर ये एक है तो एस्कस, मल्टीपल है तो एस्काई, यानी प्लूरल है तो एस्काई। और ये दोनों न्यूक्लियस अब ऊपर जाएंगे। तो जाओ जाओ ऊपर जाओ भाई, दोनों के दोनों ऊपर गए। ठीक है, दोनों जब ऊपर गए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, अब ये डायकैरियन है और ये एस्कस है। अब क्या होगा, जो आसपास के इसके माइसीलियम है वो इस एस्कस को कवर करना शुरू कर देंगे। मैंने एक लेक्चर में ये बोला था कि स्पोरेंजिया और फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग चीज होती है। ये क्या है, माइसीलियम। इन माइसीलियम ने इस एस्कस को कवर कर लिया पूरी तरीके से, और ये जो माइसीलियम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो अब मैं इसे बोलूंगा फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी की शेप अलग अलग हो सकती है। एनसीईआरटी लिखते समय लिखती भी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एस्कोकार्प। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको कहेंगे तो एस्कोकार्प, लेकिन एस्कोकार्प की क्या डिफरेंट हो सकती है, शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो अब ये फ्रूटिंग बॉडी तैयार हो गई, और अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगी कैरियोगैमी। यहां पे कैरियोगैमी देखने को मिल गई। तो चलो जरा यहां पे कैरियोगैमी हम समझ लेते हैं। कैरियोगैमी होने के बाद में आपको पता है कि यहां पे जाइगोट बन गया है, 2n बन गया है जाइगोट, और माइसीलियम ने जो कवर कर रखा था वो अभी भी यहां इसे कवर कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे जाइगोट बनकर तैयार हो गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, अब ये जाइगोट परफॉर्म करेगा माइटोसिस। तो इसने परफॉर्म करी माइटोसिस। माइटोसिस परफॉर्म करके 2n 2n 2 हो गई। फ्रूटिंग बॉडी अभी भी माइसीलियम ने इसको कवर कर रखा है, तो मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये परफॉर्म करेंगे मियोसिस। तो चलो भाई मियोसिस परफॉर्म करो। मियोसिस यहां से परफॉर्म होगी, और मियोसिस परफॉर्म होने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर में 8 न्यूक्लियस, क्योंकि एक न्यूक्लियस से 4 स्पोर बनेंगे और इस वाले से भी 4, तो टोटल 8 स्पोर्स यहां पे प्रोड्यूस हो गए, और कवरिंग के अंदर हो रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडी तो यहां पे है ही, कवरिंग के अंदर हो रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे कि ये एंडोजीनसली बन रहे हैं। ये जितने भी स्पोर हैं इनका नाम है एस्कोस्पोर।
इनका नाम है एस्कोस्पोर। सारे के सारे हैप्लॉइड हैं और फिर ये फ्रूटिंग बॉडी यहां से टूटेगी। तो मैं टूटते हुए दिखा देता हूं कि मान लो ये यहां से क्रैक आ गया, क्रैक आने के बाद में इनका हुआ डिस्पर्जन। तो जब डिस्पर्जन हुआ तो उसके बाद में हवा में फैल गए और अब ये जर्मिनेशन करने के बाद में अलग अलग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दोबारा से बना देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, एक फ्रूटिंग बॉडी में जरूरी नहीं है कि एक ही एस्कस हो, सॉरी, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि एस्काई आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो ये एक है, तो एक फ्रूटिंग बॉडी में एक एस्कस हो सकता है। एक एस्कस के अंदर अगर मैं बोलूं, एक एस्कस में मिनिमम 4 स्पोर तो बनते ही हैं और जनरली ज्यादातर 8 स्पोर बनेंगे। अगर इसने माइटोसिस नहीं करी, यानी यही रहता, ये डायरेक्ट मियोसिस करके बनाता तो 4 बना देता। अब इसने पहले माइटोसिस कर ली तो उसके बाद में 8 बना देगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि जनरली 8 स्पोर आपको देखने को मिलते हैं और मिनिमम 4 स्पोर तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। और अगर मैं बोलूं कि एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्कस, तो देखो ये माइसीलियम, ये माइसीलियम, ये दूसरा माइसीलियम, ये माइसीलियम, दूसरा माइसीलियम, 3 जगह प्लाज्मोगेमी देखने को मिली। तो तीनों जगह क्या बनी? एस्कस एस्कस एस्कस। तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाए? मिलकर कहलाए एस्काई। और एनसीईआरटी लिखती है कि एस्काई आर अरेंज्ड, यानी प्लूरल की बात कर रही है। और अब इन तीनों को ही एक ही फ्रूटिंग बॉडी क्या कर ले? अपने अंदर ले ले, या फिर आप ऐसे समझ लो कि तीनों को एक ही माइसीलियम कवर कर दे पूरी तरीके से, ठीक है? तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनकर तैयार होगी। तो मैंने समझाने के लिए एक ही को समझाया है ताकि समझाना आसान हो। जनरली ऐसा देखने को मिलता है। तो एक फ्रूटिंग बॉडी में आपको याद रखना है कि इन ईच फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी को हम यहां पे क्या कह रहे हैं? एस्कोकार्प कह रहे हैं। उसके अंदर जनरली, मैं यहां लिख देता हूं कि जनरली 3 एस्कस प्रेजेंट होते हैं या 3 एस्काई प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहां पे कैरियोगेमी बेसिडियो के कंपैरिजन में जल्दी हो रही है और यहां पे इस तरीके से एस्कोस्पोर। अब एस्कोस्पोर क्या है? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई स्पोर एसेक्सुअल कहला रहा है, दैट मीन्स कि वो माइटोसिस से बन रहा है। और अगर मैं आपको कहूं कि कोई स्पोर सेक्सुअल कहला रहा है, दैट मीन्स कि वो मियोसिस से बन रहा है। तो मियोसिस से बनने वाले स्पोर सेक्सुअल, और माइटोसिस से बनने वाले स्पोर जो होते हैं वो यहां पे कौन से हैं? एसेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर कैसे? कोनिडिया, है ना? यहां पे कोनिडिया बन रहे हैं। कोनिडिया कैसे बन रहे हैं? एक्सोजीनसली। और यहां पे एस्को स्पोर बन रहे हैं। एस्को स्पोर मैंने अभी अभी बताया कैसे बने? एंडोजीनसली। फाइको के अंदर अगर हम बात करें तो फाइको के अंदर अगर स्पोरेंजियोस्पोर यानी जूस्पोर एप्लेनोस्पोर बन रहा है तो वो एंडो है, जैसे लेक्चर नंबर 12 में बात करी थी। कोनिडिया बन रहा है तो एक्सो बन रहा है। ओके, और गैमेटेंजियल कांटेक्ट वगैरह में जो जो बन रहे हैं वो एंडो बन रहे हैं, ठीक है? तो एक कोनिडिया को छोड़ दो, बाकी सब जो है उसके अंदर एंडोजीनसली बन। अब बात कर लेते हैं कि ईस्ट जो है वो प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा गया। तो बात करेंगे ईस्ट की, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बेकरी में काम में आती है, ब्रेड वगैरह बनाने की। इसे ब्रूवर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ब्रूवरी में भी ये काम आती है, इसे ब्रूवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ओके, तो ईस्ट जो है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तो इसे कहां जाना चाहिए? इसे जाना चाहिए प्रोटिस्टा में। लेकिन ईस्ट के पास में कुछ खास बातें हैं, जैसे ये स्यूडोमाइसीलियम बनाती है। अभी देखते हैं कि स्यूडोमाइसीलियम क्या चीज है। अगर शुगर सॉल्यूशन में आप ईस्ट को ऐसे रख दोगे तो वो ऐसे बडिंग करते 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 माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। इसे कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। शुगर सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा, इसके अंदर एस्कस बनते हैं, ठीक है? इसके अंदर एस्को स्पोर्स बनते हैं जो कि एस्कोमाइसेटीज के करेक्टर हैं। क्या इसमें एस्कोकार्प बनेगी?
बताओ जरा, क्या इसमें एस्कोकार्प बनेगी? देखो इसमें माइसीलियम होता ही नहीं। अरे भाई ये तो स्यूडो माइसीलियम है। इसमें वैसे तो यूनिसेलुलर है, अगर यूनिसेलुलर है तो कोई आकर कवर करे फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ऐसा होता नहीं। तो एस्कोकार्प नहीं बनता, लेकिन एस्कोस्पोर और एस्कस बनते हैं। एस्कस क्या है? स्पोरेंजिया है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। स्पोरेंजिया और फ्रूटिंग बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेम सेम नहीं होते। फ्रूटिंग बॉडी का काम होता है न्यूट्रिशन, एस्कस का मेन काम होता है स्पोर फॉर्मेशन, या फिर स्पोरेंजिया का मेन काम होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए, इन दो कैरेक्टर्स की वजह से और इसके कैरेक्टर की वजह से भी आप मान सकते हो। तो हमने क्या क्या लिया था? टाइप ऑफ माइसीलियम लिया था, उसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से हम फंगी के अंदर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इन कारणों की वजह से फंगी ही है ईस्ट। अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या है ईस्ट, तो आपको बोलना है कि ईस्ट जो है वो एक फंगी है, फंगस है। ओके, चलिए अब हम जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आओ बेसिडियोमाइसिटीज देखते हैं। एग्जाम्पल में ओस्टिलागो, स्मट, पक्सिनिया, रस्ट, एग्रिकस। एग्रिकस क्या होते हैं? मशरूम्स होते हैं। मशरूम्स में जो सबसे पॉइजनस है वो है एमेनिटा, पफबोल, ब्रैकेट फंगी, ये सारी चीजें। स्मट, रस्ट ये वीट के अंदर कोज करते हैं। ओस्टिलागो, पक्सिनिया ये दोनों के दोनों पैरासिटिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। और बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो क्लब फंगी कहलाती है, क्लब फंगी। अगर मैं हैबिट की बात करूं तो मॉइस्ट प्लेस पे, मॉइस्ट सॉइल पे, ट्री लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, फॉरेस्ट के अंदर बेसिडियोमाइसिटीज आपको देखने को मिलेगी। अब ट्री स्टम्प और ट्री फॉरेस्ट क्या है? मान लो ये ट्री था, आपने इसको कट किया तो जो पीछे ये जमीन से जुड़ा रह गया, तो ये तो स्टम्प है, और जो कट करने के बाद आपने ये लट्ठर अलग कर लिया, इसे कहेंगे लॉग, और ये क्या है? स्टम्प। अगर मैं इसकी ओवरऑल वैसे बात करूं कि भाई न्यूट्रिशन कैसा है, तो इसका न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक दोनों तरीके का होता है। तो ये सेप्रोट्रॉफिक भी है और पैरासिटिक भी देखने को मिलते हैं। माइसीलियम की बात करते हैं। इसका माइसीलियम यूनिक है। ये आप इसका हाइफा मान लो, और इस हाइफा में ये इस प्रकार से सेप्टा होती है। इस सेप्टा का नाम है डोलीपोर सेप्टा। यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है। ठीक है, तो क्या इसके पास सेप्टा है? बिल्कुल इसके पास सेप्टा है, यानी ये सेप्टेट है। और ये यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट भी देखने को मिल जाती है। एक और चीज है इसके पास जो खास है, वो एक चीज क्या है? वो है इसके पास क्लैंप कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लैंप कनेक्शंस में बनाता हूं। क्लैंप कनेक्शंस में इस तरीके से ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लैंप कनेक्शंस। अब डोलीपोर सेप्टा की वजह से और क्लैंप कनेक्शन की वजह से यहां पे साइटोप्लाज्म तो मूव करता ही करता है। एस्कोमाइसिटीज में भी साइटोप्लाज्म क्या करता था? मूव करता था। तो इसकी मूवमेंट पॉसिबल है। न्यूक्लियस भी यहां पे मूव कर जाता है। तो न्यूक्लियस भी मूव जब करेगा, तो मान लो ये वाला न्यूक्लियस इससे ट्रेवल करके यहां पहुंच गया, तो ये बाई न्यूक्लिएट हो गया। ये वाला पहुंच गया, ट्राई न्यूक्लिएट हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली जो है यहां पे न्यूक्लियस मूवमेंट वगैरह शो करता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे रिप्रोडक्शन में आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें दे रखी। सबसे पहले एसेक्सुअल स्पोर पे आएंगे हम। क्या इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। कोनिडिया नहीं बनता इनके अंदर, ना ही स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। क्या इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा? बिल्कुल। जो जो फिलामेंटस होता है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि फ्रेगमेंटेशन इसमें देखने को मिल जाता है। ओके, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सिर्फ सोमैटोगैमी है। सोमैटोगैमी में हमने अभी भी देखा कि एस्को वाले में कि गैमेट नहीं बन रही, माइसीलियम ही फ्यूज हो रहे हैं। इसमें भी माइसीलियम यानी सोमैटिक सेल्स फ्यूज होंगी। दैट मीन्स कि वहां पे कोई गैमेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यानी गैमेटेंजिया नहीं है। तो ओनली सोमैटोगैमी है। और गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया क्या था? गैमेटेंजिया को सेक्स ऑर्गन कह रहे थे हम, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्या यहाँ गैमेट बनती है? यहाँ गैमेट भी नहीं बनती। अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज की, तो चलो पीछे चलते हैं एक बार। एस्कोमाइसिटीज के बारे में 2-3 चीजें एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाता हूं आपको कि यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, तो क्या यहां पे गैमेट बनती है? बिल्कुल बनती है। गैमेट किस में बनेगी? गैमेटेंजिया में बनेगी। तो यहां सेक्स ऑर्गन है क्योंकि गैमेटेंजियल कांटेक्ट यहां देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिडियो की, तो बेसिडियो के अंदर सिर्फ सोमैटोगैमी, तो यहां ना गैमेट बनता है ना ही यहां गैमेटेंजिया यानी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं बेसिडियोमाइसिटीज के ओवरऑल साइकिल की या सोमैटोगैमी किस हिसाब से होती है, तो आओ जरा समझते हैं। बेसिडियम वगैरह बाकी बातें करेंगे। तो देखो जरा, ये माइसीलियम एक अलग जीनोटाइप यानी सेम ऑर्गेनिज्म के नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैं, सेम स्पीसीज है। इनमें हुई प्लाज्मोगैमी। अब इसमें प्लाज्मोगैमी ऐसे होती है कि यहां पे ये जैसे ही मिले, इसका एक न्यूक्लियस यहां आ गया, इसका एक न्यूक्लियस यहां आ गया, और आपस में न्यूक्लियस इधर उधर होकर टोटल यहां डायकैरियोन, इसमें भी डायकैरियोन, इसमें भी डायकैरियोन। एक बात याद रखना, इसमें से एक न्यूक्लियस इसका है, एक न्यूक्लियस इसका है, इसमें से एक न्यूक्लियस इसका है, एक न्यूक्लियस इसका है, एक न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस इसका। तो टोटल यहां 3 डायकैरियोन बन गए। आप चाहो तो पढ़ते समय इसको एक डायकैरियोन से समझ सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली 3 तो बनते ही हैं, ठीक है। और ये सब हुआ कैसे? क्योंकि यहां पे किसकी मूवमेंट होती है? न्यूक्लियस की मूवमेंट हो रही है। और न्यूक्लियस की मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पास डोली पोर सेप्टा है और क्लैम्प कनेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे ये बन गए। अब यहां पे स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो देखो जरा, ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो यहां पे अभी हैं, इन्हें ऊपर जाना पड़ेगा। ये मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं बेसिडियम। एक है तो एम और मल्टीपल हैं तो बेसिडिया, तो यहां पे बेसिडिया। अब इनको क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो भाई इनको ऊपर भेज देते हैं। तो ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर पहुंच गए। अभी भी कौन सी स्टेज है? डायकैरियोन स्टेज है। तो डायकैरियोन स्टेज सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? सबसे लंबे समय तक किसमें देखने को मिलती है? तो बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे लंबे समय तक देखने को मिलती है। अब क्या होगा बेसिकली, अब ये जो यहाँ पे बने हैं बेसिडियम, इनको कौन कवर करेगा? इनको कवर कर लेगा माइसीलियम। और आपको पता ही, अभी अभी हमने समझाया है कि माइसीलियम ऐसे कवर करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसी को आप क्या बोल दोगे? फ्रूटिंग बॉडी। और इसका नाम यहाँ पे है बेसिडियोकार्प। एक बेसिडियोकार्प में जनरली 3 बेसिडियम तो होते ही हैं। तो देखो, अगर मुझे एस्को में वापस चलें एक बार, ये रहा। अगर एस्को के अंदर मेरे को मल्टीपल एस्कस यानी 3 एस्कस अगर एक फ्रूटिंग बॉडी में बनाने हैं, तो मेरे को 3 प्लाज्मोगैमी करनी पड़ रही है। यहाँ एक प्लाज्मोगैमी, यहाँ दूसरी और यहाँ तीसरी। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिडियो की, तो बेसिडियो के अंदर एक ही प्लाज्मोगैमी से डायरेक्ट 3 बेसिडिया बन जाते हैं, ठीक है। एक ही प्लाज्मोगैमी, सिंगल प्लाज्मोगैमी, वहां पे 3 प्लाज्मोगैमी से बन रहे थे। फ्रूटिंग बॉडी यहां पे भी डेवलप अच्छे से हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनसे जाइगोट बनवाएंगे और हम इसका माइटोसिस ने कैरियोगैमी करवाएंगे। कैरियोगैमी करवा दिया। तो आओ जरा इसका कैरियोगैमी समझ लें। कैरियोगैमी समझ गए तो 2n 2n 2n, ये भी 2n, ये भी 2n और ये भी 2n। और ग्रीन पेन से मैं फिर से इसकी क्या बना देता हूं? फ्रूटिंग बॉडी बना देता हूं, जिसको बेसिडियोकार्प बोला गया है। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे बेसिकली
ये डायरेक्ट मेयोसिस शो कर देंगे। और जब ये मेयोसिस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, एक स्पोर, दूसरा स्पोर, तीसरा स्पोर, चौथा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिडियो स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड है। क्या बाहर बन रही हैं क्या? जो स्पोरेंजिया बना है उससे बाहर बन रहे हैं क्या? बिल्कुल। फ्रूटिंग बॉडी के तो अंदर ही बनते हैं सारे। फ्रूटिंग बॉडी से मत करना आप कि कहीं ऐसे समझो कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन जाए तो फिर एंडोजिनसली, और फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बने तो एक्सो नहीं। जो स्पोरेंजिया के अंदर बने वो एंडोजिनसली, और जो स्पोरेंजिया की सरफेस पे बने वो एक्सोजिनसली, बनते सारे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या आएगा, थोड़े समय बाद में क्रैक आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे होगा डिस्पर्जन। और ये जितने भी स्पोर वगैरह बने हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये कैसे बन रहे हैं, ये एक्सोजिनसली बन रहे हैं। एसेक्सुअल स्पोर तो है ही नहीं, सेक्सुअल स्पोर हैं, वो कैसे बन गए, एक्सोजिनसली। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एस्कोमाइसिटीज ए से अंदर, ए से ए से अंदर और ए से एस्कोमाइसिटीज, स्पोर कैसे हैं, सेक्सुअल वाले। ठीक है, कोनिडिया एक्सोजिनसली बनते हैं। बी से बेसिडियो, बी से बाहर, स्पोर कौन से, सेक्सुअल वाले। ठीक है, तो ये डिस्पर्जन के बाद में अलग अलग माइसीलियम जो है जर्मिनेशन के बाद में यहाँ पे बना देंगे, और आपको पूरी तरीके से लाइफ साइकिल जो है हमने समझा दी। अगर मैं बोलूं कि एक बेसिडियोकार्प के अंदर, एक बेसिडियोकार्प में अगर 3 बेसिडियम है और एक 3 से 4 स्पोर बनते हैं, तो 12 स्पोर्स तो यहाँ पे जनरली देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा 2 बने बेसिडियम तो 8 स्पोर हो गए, 1 बना तो 4 हो गए। ठीक है, नहीं तो 3 बेसिडियम तो जनरली बनते ही हैं। तो ये है पूरी लाइफ साइकिल। एनसीईआरटी कहती है कि बेसिडियम जो है वो, बेसिडिया जो है वो अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी जिसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। तो ये बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज जो है पूरी फंगी जो है हमने पढ़ ली है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहां से समझ सकते हैं। बेसिकली मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं। और एक छोटी सी चीज मैं यहां और लिखवा देता हूं, गैमेटेंजिया नहीं है, गैमेट नहीं है। अगर गैमेट नहीं है तो गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट भी यहां नहीं है, और गैमेटेंजियल कोप्युलेशन भी यहां पे नहीं है। तो पॉपुलेशन भी नहीं है और कांटेक्ट भी नहीं है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम ड्यूटेरोमाइसिटीज का करेंगे और साथ में हम वायरस वगैरह वगैरह चीजें, फायरोइड प्रियॉन्स, वो देखेंगे। तो वो लेक्चर कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा और उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अंत है और फिर हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम को। अगर आपने अभी तक पूरी प्लेलिस्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देखें, आपको फायदा मिलेगा। आप इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉड्यूल अगर आपके पास किसी कोचिंग का है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करें और एनसीईआरटी पढ़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।